हेलो। आवाज आ रही? हाँ, आ रही। नमस्कार साथियों। आज हम अपने YouTube चैनल मंगलम आईसीएस पर एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें हर क्लास में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो आगामी परीक्षाएं एमपीपीएससी की, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो एग्जाम है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की जो एग्जाम है, उसके साथ में ही एक दंत चिकित्सा अधिकारी की जो परीक्षा है, और एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसके लिए क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप देखिए क्लास को। चलते हैं, शुरू करते हैं। संगणक कंप्यूटर में स्मृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में स्मृति की जो छोटी इकाई होती है, वो बिट होती है। और बिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिट एक बाइनरी डिजिट पे आधारित स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। तो बोल सकते हैं कि 2 निबल बराबर 1 बाइट होगा। तो इसका जो क्रम बनेगा, बिट, निबल, बाइट। एमपीपीएससी द्वारा लगातार स्मृति या मेमोरी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है क्रम को लेके, तो वो भी देख लेते हैं। किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। ये क्रम है, आप याद कर लीजिए। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ई पाठशाला ऐप है, वो पुस्तकों से संबंधित है। ई पाठशाला ऐप के बारे में जान लेते हैं। जो ई पाठशाला ऐप है, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसको जो लॉन्च किया था नवंबर 2015 में। और इसको जो डेवलप किया है, वो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को जो शैक्षणिक संसाधन हैं, उन तक इनकी पहुंच बनाना है। और जो ई पाठशाला ऐप है, इसका एक अंतिम उद्देश्य है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, उसका जो एस डीजे लक्ष्य 4 है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो जो नॉर्टन है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और जो नॉर्टन का जो विकास किया गया था, वो नॉर्टन लाइफ लॉक के द्वारा किया गया था। नॉर्टन सिस्टम को कई प्रकार के जो द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, जैसे रैनसमवेयर, मेलवेयर, स्पाईवेयर आदि से सिस्टम की सुरक्षा प्रदान करता है। और भी एंटीवायरस हैं, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे एक हुआ मेकफी,
एक अवास्ट हो गया, एक अवीरा हो गया, और भी हैं जैसे बिट डिफेंडर, etc। बाकी मंकी, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये तीनों ही द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है या वायरस है जो सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी। ये एक ब्राउजर है। बाकी ये तीनों जैसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब का मूल प्रोटोकॉल है? तो जो HTTP है, ऑप्शन बी। तो वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जो किसी भी साइट पे जब हम विजिट करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। तो HTTP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो HTTP है उसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, और इसके जो वर्ल्ड वाइड वेब के जो जनक हैं टिम बर्नर्स-ली, इनके द्वारा इसको डेवलप करने में बहुत भूमिका रही है। बाकी और भी प्रोटोकॉल हैं जैसे FTP, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी फाइल को एक से दूसरी जगह भेजने में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। URL का सही अर्थ क्या है? तो इसमें URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जान लेते हैं कि URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। लोकेटर होता है, तो ये विकल्प बी है, बिल्कुल सही आंसर है। और इंटरनेट पर किसी विशेष पते को दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स की सही परिभाषा क्या है? तो ई कॉमर्स के बारे में हम सभी जानते हैं। ई कॉमर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब कि, किसी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स के कई सारे टाइप होते हैं जैसे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ETC कई वेबसाइट आती हैं। दूसरा होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंतर्गत में इंडिया मार्ट और उड़ान, बोइंग, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। और एक होता है C2C, इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसमें ई वे, OLX जैसी साइटें आती हैं। आखिरी होता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके इसके अंतर्गत में कई सारी जो वेबसाइट हैं जैसे फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ, ETC आ जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा प्रयुक्त होती है? तो AI में जो भाषा का यूज होता है उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा है। एक पाइथन, जावा, C++ और लिप्स, प्रोलोग आदि भाषा हैं जिनका यूज हम AI में करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए, जावा और प्रोलोग दोनों ही होंगे। और MPPSC का ये PYQ है तो उसमें दोनों ही आंसर माने हैं। बाकी जो पास्कल लैंग्वेज है, इसे ब्लेज पास्कल जी के नाम पर रखा गया था। और इसका जो
पास्कल लैंग्वेज का जो विकास किया गया था वो निकोलस बर्थ के द्वारा किया गया है 1960 के लगभग। जो फोर्टोन भाषा है यह एक गणितीय और जो वैज्ञानिक कंप्यूटिंग है उसके यूज में इसका प्रयोग होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। और जो फोर्टोन भाषा है इसको हम पहली उच्च स्तरीय भाषा भी बोल सकते हैं, मानी जाती है। मतलब पहली उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फोर्टोन ही है। और इसका जो विकास किया गया था वो आईबीएम के जॉन बेकस थे, उनके द्वारा 1957 में इसको डेवलप किया था। तो आगे बढ़ते हैं। भीलट बाबा किस जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं? तो भीलट बाबा के बारे में थोड़ा जान लेंगे। वैसे इनका संबंध भील जनजाति से है। भीलट बाबा भीलट बाबा का जो संबंध भील जनजाति है तो भीलों के अंदर एक मान्यता रही है कि जो भीलट बाबा है वो भीलों के लोगों को और उनके जानवरों को, पशुओं को सर्पदंश से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भील भीलट बाबा हैं जिनका संबंध भीलों का एक स्थान है नागलवाड़ी, भीलों का तीर्थ स्थल भी बोला जाता है, उससे जोड़ा जाता है भीलट बाबा का जो संबंध है। बाकी और जनजातियां दी हैं जैसे भारिया, उनके प्रमुख देवता भी देख लेते हैं। तो उसके अंतर्गत आएगा अपना भारिया के अंतर्गत जो प्रमुख देवता हैं उसमें एक बारा देव है, एक नागदेव। और जो बेगा जनजाति है उनके जो प्रमुख देवता हैं उनमें बूढ़ा देव और दूल्हा देव, एक हुए ठाकुर देव आदि। सेरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं उनके अंतर्गत आएंगे वीर तेजा, ठाकुर बाबा आदि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जो मटकी है वो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। और मटकी नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं विस्तार में। मटकी नृत्य जो मटकी नृत्य है वो एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसका संबंध मालवा क्षेत्र से है। और ये एक महिला प्रधान नृत्य है। मटकी नृत्य है जो ढोल की थाप पर किया जाता है। जैसे वैवाहिक अवसर या अन्य उत्सवों पर मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य करते हैं। और मालवा के और भी जो नृत्य हैं मटकी के अलावा उनको भी जान लेते हैं। जैसे एक अपना रजवाड़ी, भगोरिया, द्विचकी, ये सभी मालवा के लोक नृत्य हैं। निमाड़ के जो लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। काठी, सॉरी, मांडलिया, गणगौर आदि। और बुंदेलखंड के लोक नृत्य के अंतर्गत राई, ढिमराई, बधाई, नौरता, कानड़ा, मोनिया। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुछ ज्यादा ही लोक नृत्य हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और सभी फेमस है। बघेलखंड के अंतर्गत जो लोक नृत्य आते हैं उनमें सुआ और अटारी, कलसा, दादर और बिरहा। दोस्तों जो बिरहा है उससे कई बार प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा है, तो आप सभी को अच्छे से देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इनमें से कौन सी बेगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? तो बेगा जनजाति की जो उप जनजाति है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
जैसे बिजवार, रायमेना, कटमेना, नरोतिया, भरौतिया, नाहर आदि बेगा जनजाति की उपजनजातियां हैं। तो इसमें जो बड़ोया है वो बेगा की उपजनजाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अभियान चलाया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 2015 में लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक योजना है, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पंख अभियान चलाया गया था। पंख अभियान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंख अभियान चलाया गया था दोस्तों 2021 में, 24 जनवरी 2021 में इसको चलाया गया था। और जो पंख का जो फुल फॉर्म होता है पी से होता है प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, और एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज, और एच से हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और भी अभियान है मध्य प्रदेश जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे लाडो हुआ, इसको 2013 में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो जो मध्य प्रदेश में जो किसान कल्याण योजना है, उसका प्रारंभ 2020 में किया गया था, और इसके अंतर्गत जब शुरू की गई थी तो 2-2 हज़ार रुपए की 2 किस्त सालाना, मतलब वर्ष में 4 हज़ार रुपए हो गए, 4 हज़ार रुपए दिए जाते थे। लेकिन अभी फिलहाल में इसको बढ़ा के 2-2 हज़ार की 3 किस्त कर दिया है। तो अभी सालाना 6 हज़ार रुपए किसान को मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 6 हज़ार रुपए है। और जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है, उसके अंतर्गत भी किसानों को 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं। तो सालाना का 6 हज़ार रुपए हो गए, और दोनों योजनाओं को मिला के एक किसान को साल का 12 हज़ार रुपए इस योजना के तहत मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि की एक किस्त किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो पूछ रहा है कि जो किसान कल्याण योजना है उसके तहत जो राशि दी जाती है, तो उसमें एक किस्त कितने रुपए की होती है? तो ये अभी देख लिया था हमने कि 3 किस्तें दी जाती हैं, तो उसमें एक जो किस्त होती है वो 2 हज़ार रुपए की होती है, तो 6 हज़ार रुपए बनते हैं। तो इसका जो आंसर है 2 हज़ार रुपए होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य कौन से हैं? तो जो मिजोरम और जो असम है, उनके बीच में अभी जो सीमा विवाद को लेके गर्माहट बनी हुई थी, और इनका जो विवाद था उसको थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे ये असम हुआ, असम का जो कछार क्षेत्र है, कछार जिला, और ये मिजोरम हुआ, उसका जो लोसाई क्षेत्र है। तो ये दोनों की सीमा आपस में मिलती है, और इसमें एक जो जंगल वाला एरिया है और जिसमें जनजाति रहती हैं, तो उसको लेके इनके बीच में विवाद बना रहता है। क्योंकि जो मिजोरम है 1875 में हुए एक एग्रीमेंट, जिसे इनर लाइन एग्रीमेंट बोलते हैं, इनर लाइन एग्रीमेंट, उसके तहत अपना बॉर्डर मानता है। वहीं जो असम है वो
भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1933 में। उसके तहत अपना बॉर्डर मानता है। तो विवाद की स्थिति दोनों के बीच में बनी रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो जो विजयाराजे सिंधिया प्रतियोगिता है उसका संबंध क्रिकेट से है। और यह एक घरेलू प्रतियोगिता है, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है वैसे यह एक प्रतियोगिता है जो कि क्रिकेट में अ, देखने को मिलती है। और जो राजमाता जो ग्वालियर की जो सिंधिया घराने से राजमाता थी, जिनका नाम था लेखा दिव्येश्वरी, उनके नाम पे ही इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया था, राजमाता विजयाराजे सिंधिया। तो आगे बढ़ते हैं। योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 20 प्रदान किया गया था? तो जो योगेश मालवीय जी हैं, उनका जो संबंध है वो मलखम्ब खेल से संबंध है। योगेश मालवीय जी हैं जो उज्जैन से हैं, और ये मलखम्ब में कोच हैं। और इनको 2020 में द्रोणाचार्य दिया गया था, और 2012 के आसपास इनको अ, विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। असत्य जोड़े को चुनिए। सूची एक में खिलाड़ी दिए हैं, सूची दो में खेल। तो देखते हैं, जैसे चिंकी यादव शूटिंग। तो जो पहला कथन है चिंकी यादव, तो चिंकी यादव भोपाल की जो शूटिंग अकादमी है उसकी खिलाड़ी हैं, और जो 25 मीटर एयर पिस्टल में खेलती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, अच्युत जोशी। अच्युत जोशी जो उज्जैन के एक पेशेवर घुड़सवार हैं। तो विकल्प दो भी सही है। मुस्कान किरार, ये भी विकल्प सही है, क्योंकि जो मुस्कान किरार है वो जबलपुर की जो तीरंदाजी अकादमी है उसके खिलाड़ी हैं। और खम्मन सिंह नौकायन, तो ये कथन असत्य है दोस्तों, क्योंकि जो खम्मन सिंह है उनका जो संबंध है वो नौकायन से ना होके हॉकी से है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला जो कथन दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आवास की सुविधा दी जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, बुनियादी जो ढांचा है उसको मजबूत करना आदि इसके लक्ष्य हैं। तो दूसरा कथन है ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का अ, विस्तार करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया गया। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ये योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी जो घोषणा की गई थी वो धार जिला से की गई थी। तो इसका कथन एक और दो सही होंगे। एक और दो सही है, बाकी तीन गलत है। तो सही विकल्प चुनिए। तो ये विकल्प तीन, एक और दो सही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर शरद पगारे कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? मतलब प्रोफेसर शरद पगारी जी को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो प्रश्न 20 है। तो इसमें देखते हैं कि जो प्रोफेसर शरद पगारे हैं उनका जो संबंध है वो इंदौर जिला से है। और जो प्रोफेसर शरद पगारी जी हैं वो एक साहित्यकार और एक इतिहासकार भी रहे हैं। और इनको 2020 में व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान दिया गया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। और जो प्रोफेसर शरद पगारी जी के कुछ उपन्यास हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे साझा, प्रेम का गुलजार बेगम, गुलजार बेगम, और एक है गंधर्व सेन, गंधर्व सेन, और एक हुआ उजाले की तलाश।
उजाले की तलाश। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था। तो इसका जो विकल्प डी है वो सही आंसर है। और जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वीं बार लगातार प्रथम रैंक पर आया है। तो ये भी याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का जो पैमाना है वो किस सीमा के बीच में रहता है? तो जो PQLI जो इंडेक्स है एक, इसको हम फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो किसी देश में जो जीवन की जो गुणवत्ता है अ, उसको मापा जाता है। इसके अंतर्गत 3 घटक रखे गए हैं जिनके आधार पर हम PQLI के अंतर्गत 3 घटक हैं जिनके आधार पर जीवन की गुणवत्ता को मापते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो घटक है तो बुनियादी साक्षरता दर है। और जो दूसरा घटक है वो शिशु मृत्यु दर है। और जो तीसरा है जीवन प्रत्याशा। इसके 3 घटक हैं। और बाकी इसका जो पैमाना है जो मापने का वो 0 से 100 के बीच में रहता है। तो जो विकल्प डी है 0 से 100 के बीच में ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो जो ट्रैक वॉल है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस है। बाकी इनपुट डिवाइस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कई सारे इनपुट डिवाइस हैं। अ, एक कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक वॉल तो देख ही लिया, वेब कैम जो कैमरा होता है, और एक लाइट पेन आदि। और कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और एक ग्राफिक्स वगैरह का कोई डिवाइस होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है आदि। तो इसमें इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसों के बारे में जान लिया है। और ऐसा प्रश्न PSC के द्वारा अक्सर पूछ लिया जाता है तो आप उनको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो जनक हैं वो जैन मैककार्थी हैं। और जैन मैककार्थी के बारे में हम जान लेते हैं। जैन मैककार्थी के द्वारा ही AI शब्द को गढ़ा गया। और इनके द्वारा ही एक लिप्स लैंग्वेज है उसको भी डेवलप किया गया था। इसके लिए इनको एक AI के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था। बाकी और भी जो विकल्पों में जो दिए हैं लोग उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी जो कंप्यूटर से संबंधित है उसका विकास किया था। और टिम बर्नर्स ली को तो हम जानते ही हैं, WW के जनक हैं, WWW के जनक हैं। और एक हैं अपने बी राजा रमन, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बी राजा रमन है जो कि एक भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक रहे हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने भारत में कंप्यूटर विज्ञान का जो पहला जो शैक्षणिक कार्यक्रम था आ, उसको स्थापित करने का श्रेय जाता है। पहला शैक्षणिक कार्यक्रम कंप्यूटर का उसको स्थापित किया था। तो बी राजा रमन जी के बारे में ये जानकारी है। आगे बढ़ते हैं।
राजा भोज की जो राजधानी थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो राजा भोज की जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। तो राजा भोज के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। जो राजा भोज थे वो परमार वंश के शक्तिशाली शासक थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 955 ईसा उज्जैन में हुआ था। इनका जो शासन काल है अ, वो 1001 से 1055 के बीच में रहा है। शायद मुझे जो याद है, बाकी ऊपर नीचे होगा तो देख लीजिए आप। बाकी सही है वैसे तो ये। ठीक है। और जो राजा भोज हैं उन्होंने जो धार है उसमें एक भोजशाला का निर्माण करवाया था जो संस्कृत विद्या का केंद्र थी। ठीक है। और जो राजा भोज के द्वारा भोपाल शहर की भी स्थापना की गई थी। और इनके द्वारा रायसेन में एक भोज मंदिर, भोजपुर में पता नहीं क्या एक मंदिर बनवाया था जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर बोलते हैं। तो आप वो भी देख लेना। और राजा भोज से- साहित्य और जो कला के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने साहित्य और कला को बहुत संरक्षण दिया और खुद इनके कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें एक सम्रांगण सूत्रधार, सूत्रधार और एक विद्या विनोद और एक सरस्वती कंठाभरण, कई सारे हैं मेरे को इतने याद आ रहे हैं। आप देख लीजिए 8। तो पर्सन 25 हो गए हैं अभी इस क्लास में। और और थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मेरे को या 25% पे ही अपनी क्लास रोकनी पड़ रही है। बाकी की जो 25% है मैं जल्दी ही अगली क्लास में लेके आ रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए और इस क्लास का आनंद लीजिए। और आपको अच्छी लगे तो आप बार बार यूट्यूब चैनल पे आके हमारी क्लास देख सकते हैं और जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। धन्यवाद। चलिए।